हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 16 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आज मॉर्निंग के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से कंपाइल किया गया है। आज के पेपर में कुछ बहुत खास पढ़ने को नहीं था। एडिटोरियल्स बेसिकली क्लास 12th के जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं उससे रिलेटेड थे। कुछ एडिटोरियल्स पॉलिटिकल थे। तो फिर भी जो कुछ भी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ स्टैटिक भी पढ़ सकते हैं तो मैंने उसे कंपाइल कर रखा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और डेली करंट अफेयर्स के मेरे इस एफर्ट में मुझे हेल्प करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक यू सो मच और चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक। ये एक न्यूज़ आई है द हिंदू में कि हाउस स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी समन्स ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको पता है कि गवर्नमेंट और ट्विटर का एक टसल चल रहा है जो अपना आईटी बिल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बिल है। इसमें बहुत सारी अभी अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसमें कि क्या किया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज़ हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हैं, जैसे कि आपका गूगल हो गया या आपके फेसबुक हो गए या ट्विटर हो गए, तो इन लोगों को क्या किया जा रहा है, इन लोगों को अपने एम्बिट में लाया जा रहा है इनको सेंसर करने के लिए। इनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना था जो कि अभी ट्विटर ने नहीं किया है। तो ये गाइडलाइंस को मीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी के जो हेड करते हैं, जो मिनिस्टर मिस्टर शशि थरूर, इन्होंने इसकी मीटिंग समन की है। तो हमें यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप की कमेटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं और एक एड हॉक कमेटीज़ होती हैं। तो एड हॉक कमेटीज़ होती हैं जब कोई टॉपिक ऑफ अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस आता है तो उसके लिए वो बनाई जाती हैं। टेम्प्रेरी होती हैं, अपना काम करती हैं और फिर वो कमेटीज़ एडजर्न हो जाती हैं। फिर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटीज़ की, तो ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है डिपार्टमेंट रिलेटेड। ये परमानेंट इन नेचर होती हैं, इनका कुछ पर्टिकुलर टेन्योर होता है। जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल जो कमेटीज़ होती हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो पहले आपकी क्या है, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, ये जो रिपोर्ट्स है, ये तीनों रिपोर्ट्स को टेबल करते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और वो फिर फाइनली पार्लियामेंट में दे देते हैं ऐसे। तो जो कैग है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड भी कहलाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन है वो डिपेंड कर रहा है स्टैंडिंग कमिटीज़ के इस वाले सेक्शन पे, डिपार्टमेंट रिलेटेड। जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टैंडिंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं जिसको हेड कर रहे हैं शशि थरूर। तो इसमें क्या होता है, तो कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड जब कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 31 होते हैं। 21 लोकसभा से होते हैं एंड 10 राज्यसभा से होते हैं। ये बोथ रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को मिलाकर बनती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट करने वाला अगर लोकसभा है तो स्पीकर होता है, राज्यसभा है तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ये रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं ईच ईयर, यानी इनका टेन्योर क्या होता है, 1 ईयर का। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन स्पर्स स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड, रुपी हिट्स 1 मंथ लो। ये मैंने न्यूज़ द हिंदू से ली है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट जानना है कि जो इन्फ्लेशन है आपका, उसने बॉन्ड यील्ड को इफेक्ट कर दिया है और रुपी भी गिर गया है। अब देखिए आपस में क्या कनेक्शन होता है इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड का, इसे समझने के लिए मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर रखा है कि इन्फ्लेशन और जो यील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसे हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखिएगा, हायर द इन्फ्लेशन, हायर द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। आज जितना इन्फ्लेशन है अब आपको उम्मीद होगी कि भाई महंगाई और बढ़ेगी, दस द यील्ड विल राइज। आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो बॉन्ड पर, वो भी एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाएगी, तो यील्ड को भी बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बॉन्ड्स अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी 6% का रिटर्न दे रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, इसलिए बॉन्ड्स को हम सेफ मानते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन हाई है, तो आप क्या करेंगे वो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर? आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा हाई हो जाए, 6.5 भी हो जाए, 6.35 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। मतलब अब पुराने वाले में तो काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए क्या होता है, हायर द इन्फ्लेशन लीड्स टू हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, दस द यील्ड विल राइज
इन्वेस्टर्स विल डिमांड हायर यील्ड टू कॉम्पनसेट फॉर द इन्फ्लेशन रिस्क। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लो। नहीं समझ में आया है बट आई होप समझ में आना चाहिए, बट नहीं भी समझ में आया बस इसे आप याद रखो कि यील्ड इन्फ्लेशन दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंक्रीज करोगे यील्ड में, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। फिर अब हम बात करते हैं कि प्राइस ऑफ बॉन्ड कैसे कम हो जाता है। देखिए बॉन्ड्स को अब और अट्रैक्टिव बनाना है। इन्फ्लेशन हो गया है, लेकिन ये जो बॉन्ड आपने ऑलरेडी बेच दिया है, मान लीजिए 100 रुपये का आपने बॉन्ड बेच दिया है, अभी इन्फ्लेशन 5% हो गया तो ये बॉन्ड 105 रुपये हो जाना चाहिए, मगर आपने तो बॉन्ड बेच दिया है, तो जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है वो कम हो गया है। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड 105 होना चाहिए था बट वो कम हो गया है। तो हम ये कहते हैं कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑलरेडी इशूड कम्स डाउन। इसीलिए जब यील्ड इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होता है। ये कॉन्सेप्ट्स वैसे आपको एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएंगे और थोड़े से अभी लॉजिकल भी लग रहे होंगे कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड अगर नीचे जा रहा है तो यील्ड क्यों बढ़ रही है, बट आप इतना बस समझ लो, एज सून एज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो कि हम बेच चुके हैं वो नीचे गिरता है, वो तभी होता है जब यील्ड बढ़ रही हो। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये था कि सीपीआई फॉर द मंथ ऑफ मई वो है 6.3% और डब्ल्यूपीआई जो है फॉर द मंथ ऑफ मई वो है 12.9%। सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कि रिलीज़ करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आरबीआई सीपीआई को टारगेट करता है, 2 to 6% के बैंड में रखने की कोशिश करता है। सीपीआई के बारे में हम एक और बात जान लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या डब्ल्यूपीआई हो, इन दोनों का जो बेस ईयर होता है वो 2011 और 12 के रेफरेंस में हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट, एक न्यूज़ में और पॉइंट लिखा था, आपने ध्यान दिया हो, कि जो रुपी है वो भी गिर गया है। रुपी हिट्स अ 1 मंथ लो। अब ये रुपी के गिरने का क्या कारण है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए रुपी डेप्रिसिएशन के दो ही प्रोमिनेंट कारण हैं अभी। एक तो इन्फ्लेशन है, आप देख रहे हैं कैसे रिटेल और सीपीआई दोनों इन्फ्लेशन हाई है। मैं दिखा देता हूँ फिर से, रिटेल और सीपीआई इन्फ्लेशन दोनों हाई है। और दूसरा है आपका इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर्स बाय इम्पोर्टर्स। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही आपकी डिमांड ऑफ डॉलर्स इंक्रीज होता है तो आपका रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करने लग जाता है, डॉलर के मुकाबले हम गिरने लगते हैं। और इन्फ्लेशन से क्या होता है कि रुपी अपनी वैल्यू लूज़ कर देता है। पहले जितने रुपए में जितने गुड्स मिलते थे अब उतने ही रुपए में थोड़े कम गुड्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ कंबाइन होकर रुपी डेप्रिसिएशन कॉज कर देते हैं। हाई इन्फ्लेशन आरबीआई के लिए एक डायलेमा है, ये भी दिया है उस आर्टिकल में। अब ये डायलेमा क्यों है, अभी नहीं आरबीआई के पास ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपना कोर काम जो मेरा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2 से 6% तक हमें जो सीपीआई रखना है वो मैं करूं, क्योंकि सीपीआई तो 6.3% का मार्क ब्रीच कर रहा है, या मैं फोकस करूं ग्रोथ पर। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन ऑफ आरबीआई जो है, जो आरबीआई एक्ट में मेंशन्ड है, वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन की टारगेटिंग करनी है आरबीआई को, लेकिन एक पैरेलल ऑब्जेक्टिव आरबीआई का और क्या है, वो है ग्रोथ। तो देखिए अगर इन्हें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा तो इन्हें रेपो इंक्रीज़ करना होगा। रेपो इंक्रीज़ करने का मतलब अब कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा रेट पर बोरो करेंगे, यानी उनके लिए बोरोइंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इससे क्या होगा, वो बोरो कम करेंगे और लिक्विडिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर इन्हें ग्रोथ फॉस्टर करनी है तो इन्हें रेपो डिक्रीज़ करना होगा, ताकि कमर्शियल जो बैंक्स हैं वो ईजिली मनी को बोरो कर सकें। इससे क्या होगा, उनके अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज़ होगी, इकॉनमी में वो प्लग इन कर देंगे वो लिक्विडिटी। तो अभी यही डायलेमा है आरबीआई के पास। अब देखते हैं आगे के आने वाले दिनों में आरबीआई क्या करता है। हमारा अगला न्यूज़ है, ये बहुत छोटा सा न्यूज़ है। देखिए 1 जून 2021 को इम्प्लीमेंट होने वाला था लेकिन ये हो नहीं पाया। क्या है ये, गोल्ड के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, और एक और बात जान लीजिए आप, गोल्ड के अगर गोल्ड प्लेटेड कोई भी चीज़ें हैं, इवन वो पेंटिंग्स हो या कोई एंटिक्स भी हो सकते हैं, उनके ऊपर एक गोल्ड का एक हॉलमार्क साइन बनाना होगा और वो मैंडेटरी अब कर दिया जा रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हॉलमार्क देता कौन है। बीआईएस देता है,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। गोल्ड कितनी वैरायटी का होता है? देखिए, जो भी ज्वेलरी में यूज़ होता है, 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट। बहुत लोग 24 कैरेट को भी कहते हैं, बट वो अनफिट होता है ज्वेलरी के लिए, वो इतना सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट, गोल्ड के साथ हम क्या मिलाते हैं उसको हार्डन करने के लिए, ताकि उसका ज्वेलरी बना सकें? तो हम मिलाते हैं जिंक एंड कॉपर। बाकी यहाँ पर न्यूज़ में ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिनका टर्नओवर 40 लाख या उससे कम है उनको मैंडेटरी नहीं है हॉलमार्किंग। जो ज्वेलर्स हैं वो अभी भी बिना हॉलमार्क वाले जो गोल्ड है वो कंज्यूमर से ले सकते हैं, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि ये हॉलमार्किंग देता कौन है? BIS देता है। अभी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट, ये एक न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पैनल कंफर्म्स फर्स्ट डेथ लिंक टू वैक्सीन्स। कल एक 68 ईयर ओल्ड है, उन्होंने सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लिया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो नेशनल AEFI कमेटी जो है, AEFI मतलब एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है। इम्यूनाइजेशन के बाद अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं तो ये कमेटी, ये पैनल उस पर डिस्कशन करती है और आगे के मेजर्स को डिसाइड करती है। तो इन्होंने देखा कि ये पहली कैजुअलिटी अभी इन्होंने ऑफिशियली नोट की है, और जो कॉज ऑफ डेथ बताया जा रहा है वो है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस एक तरह का सीवियर रिएक्शन होता है, लाइक इचिंग या ड्रॉप इन पल्स एटसेट्रा। ये एक एलर्जी जैसा होता है, इसे इमिडिएटली ट्रीट ना किया जाए तो जैसे कि इस केस में हुआ, ये फेटल होता है। और अभी जो इंडिया में जो एक वेरिएंट पाया जा रहा था कोरोना का, उसे डेल्टा नेम किया गया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल आपके आँख के सामने आती जाती रहती है, तो इसे आप नोट रख लीजिए। बाकी ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनाफिलैक्सिस। इस बीच बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अ, आप पढ़ रहे होंगे कोरोना के टाइम पे, जैसे कि आपने ब्लैक फंगस पढ़ा होगा, म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं इसको। और ये भी एक जो पेशेंट्स ठीक हो जा रहे हैं उनमें भी पाया जा रहा है, जो डायबिटिक हैं या स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो भी टर्म्स हैं, इन्हें आप एक अलग से एक नोट्स में आप बनाकर नोट कर लो। UPSC या SSC कोई भी आपसे पूछ सकता है ये एज अ वन लाइन देकर कि ये क्या है, या इन मल्टीपल ऑप्शंस में। नेक्स्ट, ये हेडलाइन है कि BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो डिवेस्टमेंट चल रहा है, डिवेस्टमेंट यानी डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसको, तो इसमें कैबिनेट ने कहा है कि हम 100% FDI अलाउ कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे, दो चीज़ें कि डिवेस्टमेंट क्या होता है, FDI क्या होती है। तो पहला पॉइंट मैं पहले बताना चाहूँगा, डिवेस्टमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज होती हैं, गवर्नमेंट उसमें कुछ शेयर होल्डिंग करती है। गवर्नमेंट उसमें पार्शली कुछ भी शेयर होल्ड कर सकती है, 10, 20, 30, 40, या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी हो सकती है 51% की, या कभी कभी 100% शेयर होल्डर्स भी हो सकती है, तो 51% से कम भी हो सकती है। जब गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिकली इन फर्म्स को प्राइवेटाइज कर रही है या प्राइवेटाइज ना भी कर रही है, तो किसी और एंटिटी को दे रही है धीरे धीरे अपने कुछ कुछ शेयर्स को सेल करके, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या डिवेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का जस्ट ऑपोजिट होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसे डालते हो किसी बिजनेस में, अब आप क्या कर रहे हो, आप धीरे से पैसे अपने निकाल ले रहे हो। तो ये किसकी केयर में होता है? ये DPIIT के केयर में होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। DPIIT ये दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगली बात करते हैं कि FDI क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई विदेशी कंपनी आपकी कंपनी में आती है, आपकी कंट्री में आती है और इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस ओनरशिप की, तो वो क्या कहलाता है? FDI कहलाता है। ये सबसे सिंपल टर्म्स में, फॉरेन एंटिटी आपके कंट्री में आके आपकी किसी कंपनी में शेयर्स में, उसके इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये FDI होता है। लेकिन OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने डिफाइन किया है कि अगर आप 10% या उससे अबव ओवरसीज में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तब उसे आप FDI में कंसिडरेशन देते हैं। ये न्यूज़ था इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे। हाई कोर्ट कॉल्स आउट मिसयूज ऑफ UAPA। तो हमें इसमें नहीं जाना है कि हाई कोर्ट ने इसमें क्या रूलिंग दी है,
हाई कोर्ट ने तो ये भी बताया है कि कैसे कि आप ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट, और हमारे आर्टिकल 19(1) और 19 पार्ट 2 का वायलेशन हो रहा है। और इसे इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही ग्रेव सर्कमस्टांसेस में यूज़ करना चाहिए। इंडिया की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी एक किसी के प्रोटेस्ट या किसी के कुछ मार्च ऑर्गेनाइज करने से नहीं अफेक्ट हो जाएगी। बट वो एक पॉलिटिकल, या आप कह सकते हो कि हमारे स्कोप ऑफ द सिलेबस के बाहर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आर्टिकल 19.1 क्या कहता है। तो देखिए, आर्टिकल 19.1 है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, एक हद होती है। वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो 19 पार्ट 2 में मेंशन्ड है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें कि अभी आपने प्रशांत भूषण केस अगर लास्ट ईयर का आपको याद हो, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको ट्राई किया गया था। यानी आप किसी कोर्ट को या कोई ऐसी जो बॉडी है उसे आप इतना सीवियरली डिमोनाइज और क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्होंने यूएपीए के बारे में बात की है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 में फॉर्म हुआ था। यह हमारे देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को बचाने के लिए था। पहले बेसिकली ये था कि जो स्टेट्स थे वो सिसीड करना चाहते थे यूनियन ऑफ इंडिया से, तो इसलिए ये था। लेकिन फिर 2004 में हमने क्या किया, टेररिज्म को भी एज अ क्लॉज इसमें ऐड कर दिया था। ये क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से सिंगल हैंडेड बहुत एब्सोल्यूट पावर दे देता है ओवर द स्टेट्स एंड द पीपल ऑफ द स्टेट्स। आज के ज़माने में इसका यूज़ थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ वॉइसिंग योर एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने में यूज़ हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जिसको कि अब थोड़ा सा जुडिशियसली यूज़ करने के लिए बोला है हमारी जुडिशरी ने। नोट करने वाली बात यह है कि यूएपीए जो है, ये हम सिटीजन्स एज वेल एज जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, फॉरेनर्स हैं, उन पे भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही ग्रेव सेंटेंस सुनाया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट, अमिका जॉर्ज मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड इन्हें मिला है, और इसलिए मिला है क्योंकि फॉर हर सर्विसेज इन एजुकेशन। क्या किया था इन्होंने, मिस जॉर्ज हु क्रूसेड्स फॉर फ्री हाइजीनिक प्रोडक्ट्स फॉर गर्ल्स लिविंग इन पॉवर्टी विद नो एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। जो गर्ल्स हैं जो पॉवर्टी में रहती हैं, उन्हें मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की एक्सेस नहीं है। तो ये अमिका जॉर्ज ने एक एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसके तहत इन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट है, उन्हें परसुएड किया था कि वो पे करें मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के लिए। तो लास्ट मार्च में जो चांसलर है वहाँ के, उन्होंने स्पेशल फंड्स अनाउंस भी किए थे फॉर एवरी स्कूल एंड कॉलेज इन इंग्लैंड फॉर पीरियड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाईज। तो ये इंडियन ओरिजिन की हैं अमिका जॉर्ज, तो इनके बारे में जानना इसलिए हमें और भी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था अंडर द हेडिंग इनविजिबल टैक्स। उस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा बातें की गई थी कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और मल्टी डायमेंशनल इन्फ्लेशन है। यानी कि आप अगर बात करें, सीपीआई भी बढ़ रहा है, डब्ल्यूपीआई भी बढ़ रहा है, हमारे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है यानी फूड एंड फ्यूल, इससे बनता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये भी सर चढ़ के बोल रहा है इस समय। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, और बेसिकली हमारा जो फ्यूल प्राइसिंग है वो क्यों इस तरह की है, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय द पीएसयूज। ये एक बहुत नोट करने वाली बात है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। These include crude oil sourcing, refining, marketing cost incurred by the Indian Oil, HPCL and BPCL. Rather, a formula named the trade parity price is used to price these products. हम एक trade parity price नाम का mechanism use करते हैं। It assumes that 80% of the petrol and diesel is imported into India and 20% exported. तो हमारी जो need होती है उसका 80% हम लोग import करते हैं। So petrol and diesel prices in India are determined based on prices of these fuel in the international market and not on the basis of the crude oil prices. तो इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी लिंक्ड है हमारा जो ऑयल एंड
जो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस हैं। इंटरनेशनल पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस जनरली मूव इन लाइन विद द क्रूड ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल के दाम से ही ये मूव करते हैं। बट इट नीड नॉट ऑलवेज बी द केस गिवन दैट डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स कुड बी डिफरेंट। द टीपीपी इन डॉलर इज कन्वर्टेड इन रुपीज़। जाहिर सी बात है, इंडिया की बात हो रही है तो वो डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। देन कम्स अदर कॉस्ट एंड मार्जिन ऑफ द ऑयल कंपनीज, डीलर्स, कमीशन एंड टैक्सेस। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि मिड जून 2017 से प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन आवर कंट्री इज डन थ्रू अ डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म। और ये 15 डे रोलिंग एवरेज इंटरनेशनल रेट के हिसाब से हमारा डेली प्राइस जो है मैनेज किया जाता है। अब जो प्राइस है वो हमने देख लिया कि ये इंटरनेशनली डिटरमाइन होता है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करते हैं। तो और कौन से फैक्टर्स हैं पेट्रोल में, वो भी हमें देखना होगा। टैक्सेस का क्या रोल है? पेट्रोल एंड डीजल आर गवर्नमेंट्स गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ड्यूरिंग द क्रूड क्रैश अर्लियर इन 2020, cash strapped center raised excise duty on petrol and diesel by rupees 16 to 13 a liter। तो देखिए, पर लीटर 13 to 16 रुपीज़ इन्होंने बढ़ा दिया था एक्साइज ड्यूटी। मैनी स्टेट्स टू इंक्रीज देयर सेल्स टैक्स। अब देखिए, पेट्रोल के बारे में हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। पेट्रोल का जो कॉस्ट होता है वो एक तो आपका प्रोक्योरमेंट का एक कॉस्ट हो गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उस पर लगाती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपकी लगती है बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट पे जब उसकी लाइसेंसिंग, प्रोडक्शन, इन सब के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसे देना होता है तो उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अभी फ़िलहाल ये पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगती है एंड लिकर पे लगाई जाती है। स्टेट्स अपनी तरफ से एक सेल्स टैक्स लेवाई करते हैं। जीएसटी के एम्बिट में अभी भी पेट्रोल एंड लिकर जो हैं वो नहीं आ पाए हैं। तो अभी भी स्टेट्स अपना सेल टैक्स या वैट लगाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना एक्साइज ड्यूटी लगाता है। लेकिन जब ऑयल प्राइसेस पिछले साल लो भी हुए थे तो भी क्या गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को रिड्यूस किया था? क्या नहीं किया था। फॉर मोर देन 80 डेज बिटवीन मार्च एंड जून द फ्यूल प्राइसेस वर फ्रोजन व्हेन दे शुड हैव एक्चुअली फॉलन। इन्होंने क्या किया था? प्राइस को फ्रीज कर दिया था। तो देखिए, गवर्नमेंट बेसिकली काफ़ी हाई टैक्स इस समय कलेक्ट कर रही है और ये हर तरफ का रोल है। ये कई बार पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं। एवरी इकोनॉमिस्ट इज ऑल्सो सेइंग, इवन द आरबीआई इज सेइंग कि आपको जो फ्यूल है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए प्राइस। रीज़न ये है कि फ्यूल की वजह से मल्टी डायमेंशनल इन्फ्लेशन आ जाता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और भी बहुत सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है उसमें, तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल इन्फ्लेशन का कॉज हो जाता है फ्यूल। तो आप ये रीड कर सकते हैं यहाँ पे, फ्यूल प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो जाते हैं कस्टमर्स को बहुत नुकसान होता है क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं। देखिए, क्या ऑयल मिनिस्टर ने भी ये बात कही है कि ऑल्दो पीपल आर बेयरिंग द ब्रंट बट टैक्सेस वर नीडेड टू रेज रिसोर्सेज फॉर फंडिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेलफेयर स्कीम्स। तो देखिए, यहाँ भी गवर्नमेंट के पास एक डायलेमा है कि भले ही आपको प्राइस बहुत हाई लग रहा हो ऑयल का, बट हमें भी तो टैक्स कलेक्शन हाई करना है। इस साल अनप्रेसिडेंटेड ऐसा कोविड का वेव सेकंड आ गया है और बड़ी दिक्कत हो गई है। देखिए, आरबीआई ने भी एक साउंड किया है अलार्म को। हाई फ्यूल प्राइसेस दे स्टोक इन्फ्लेशन and RBI is also suggesting कि both center and state should work on ways to reduce the tax। तो अब ये देखना होगा कि states रिलेंट करते हैं या सेंटर। ये एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में जहाँ पे इन्होंने इन्फ्लेशन के कुछ फिगर्स दिए थे। इंपॉर्टेंट के फिगर्स तो नहीं है बट एक कंसेप्ट आपको ये समझना होगा कि WPI का जो इन्फ्लेशन है 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ के 12.9%, अप्रॉक्सीमेटली 13% हो गया है। जो अपना रिटेल इन्फ्लेशन है जिसे हम CPI कहते हैं, तो ये नोमेनक्लेचर आप जानो कि रिटेल इन्फ्लेशन CPI ये 6.3% है फॉर द मंथ ऑफ मई। तो ये मंथ वाइज कैलकुलेशन होता है, अभी ये प्रीवियस मंथ का बताया जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस जो है उनमें बहुत हाई एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस पाया जा रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड ये अलग से मेजर किया गया है, वो 6 मंथ हाई पे चला गया है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो वेरी हाई एट 11.6%, जहाँ पे आप फ्यूल को देख सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, और आप देख सकते हैं आपका LPG, ये सब
अभी महंगा हो रखा है। तो चारों तरफ से महंगाई है। लेट्स सी व्हाट आरबीआई डज, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं या वो ग्रोथ पे फोकस करते हैं, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कट करते हैं कि नहीं। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशंस, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक me to incorporate in these lessons, do mention in the comment section. Thank you so much, and do support this new effort. Thank you.